Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss MS Law CET most expected questions, legal reasoning of contract law. Guys, बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सर कॉन्ट्रैक्ट में कौन से क्वेश्चंस आएंगे. सो हियर वी आर विद द सॉल्यूशन. Now moving ahead, these are the social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. Also you can join on a Telegram channel and a WhatsApp group. Don't forget to subscribe our channel to connect with us. Moving ahead, here you can kickstart your preparation with the self-study preparation course. You can also take the full course or a sectional course. If you want to take a mock test, if you want to buy books and ebooks, you can directly visit to manualeg.com/lawentrance. Also, you can connect with call and WhatsApp 8828581455. So moving ahead to the question and talking about the questions, कौन से important and most expected questions है. First question is principle. Guys देखो, principle and fact based questions होंगे, legal reasoning है. Now, when one person signifies to another is willingness. Willingness का मतलब क्या? Desire. Willingness का मतलब क्या? Desire to do or to abstain. Abstain का मतलब क्या? To deny, नहीं करना है. Abstain from doing anything with view to obtaining. With view to obtaining मतलब वो लेने के इरादे से, एक तरीके से आपको एक चीज चाहिए तो आप क्या करते हैं? व्यू टू ऑब्टेन. ऑब्टेन का मतलब उसको हासिल करना. द एसेंट ऑफ दैट. एसेंट का मतलब एक्सेप्टेंस. एसेंट का मतलब सिंपली क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस. एब्स्टिनेंस का मतलब होता है डिनायल. इन शॉर्ट डिनाई का डिनायल, तो वहां पे क्या होगा? वो एब्स्टिनेंस. और यहां पर अगर सिंपली अगर डिनाई बोलूं तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्टेन. He is set to make a proposal. So simply this is the definition of the proposal in the contract act. तो वो आपको लिख के दे दिया. Now important component क्या होंगे प्रिंसिपल में, वो नोट डाउन कर लो. पहली चीज, पहला एक पर्सन होना चाहिए. He should have the willingness to do something or not to do something, from doing anything, मतलब कुछ नहीं करने के लिए भी या फिर कुछ करने के लिए भी उसका एक willingness होना चाहिए. दूसरी चीज, with एक ऑप्टेंट, एक व्यू होना चाहिए कि बाबा सामने वाले से मुझे इस चीज के लिए क्या चाहिए, एक एसेंट चाहिए, एक एक्सेप्टेंस चाहिए, एक अग्रीमेंट चाहिए. दूसरी चीज, कुछ नहीं करना है तो उसके लिए भी एक एब्स्टिनेंस और एक्सेप्टेंस चाहिए होगा. एंड सो फॉर दिस रीजन वी कॉल्ड इट एज व्हाट की प्रपोजल. नाउ कमिंग टू द फैक्ट गाइस, अनुज टेलीग्राम टू श्याम सुंदर राइटिंग, विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार. उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, श्याम सुंदर को बोला है अनुज ने कि मुझे रोज रॉयल कार बेचोगे क्या? वाओ, टेलीग्राम में भेजा है, क्या बात है. टेलीग्राम द लोवेस्ट कैश प्राइस, मतलब लोवेस्ट कैश प्राइस बोला है उसको. देन श्याम सुंदर ऑल्सो रिप्लाइड बाय टेलीग्राम. उन्होंने भी टेलीग्राम कर दिया, लोवेस्ट प्राइस फॉर अ कार इज अ 10 लाख रुपीज. नाइस ऑफर. तो यहाँ पे हुआ क्या? तो 10 लाख रुपीज, मतलब 10 लाख रुपीज में रोल्स रॉयल्स मिल रही है, अच्छी बात है. अनुज इमीडिएटली सेंट हिज कंसेंट थ्रू टेलीग्राम स्टेटिंग आई अग्री टू बाय अ कार फॉर अ 10 लाख आस्क्ड बाय यू. नाउ क्यों नहीं रेडी होगा वो? क्योंकि 10 लाख में तो बेच रहा है, अच्छी बात है भाई. श्याम सुंदर रिफ्यूज टू सेल द कार. श्याम सुंदर ने रिफ्यूज कर लिया, बहुत बुरा हो गया. चलो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, जस्ट किडिंग. यहाँ पे देखो अनुज टेलीग्राम क्या किया, सुंदर को उसने क्या बोला कि मुझे ना आपको एक सेल करनी है, कार सेल करनी है. कार का नाम क्या? रोल्स रॉयल्स कार है, तो उसको बेचना है. ही टेलीग्राम्ड हिज द लोवेस्ट कैश प्राइस. लोवेस्ट कैश प्राइस उसने बता दिया. नाउ श्याम सुंदर ने बोला ठीक है, लोवेस्ट प्राइस कितनी होगी? 10 लाख रुपीज होगी. ओके. नाउ Anuj immediately sent his consent through the telegram stating I agree to buy a car for a 10 lakh asked by you. श्याम सुंदर refused to sell the car. तो पहले तो श्याम सुंदर ने क्या कर दिया? लोवेस्ट प्राइस भेज दी, बता दिया कि 10 लाख इसका लोवेस्ट प्राइस है. फिर अनुज ने इमीडिएटली क्या बोला कि ठीक है मैं रेडी हूं आपकी कार बाय करने में 10 लाख रुपए में. बट देन इमीडिएटली श्याम सुंदर ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया कि मुझे कार नहीं सेल करनी है. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन गाइस, ऑप्शन में देखो क्या बोला है. ही कैन नॉट रिफ्यूज टू सेल द कार बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन मेड. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. He just said that. उन्होंने जस्ट एक प्रपोजल दिया है. यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, पार्शियल एक्शन नहीं हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिस्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एक पार्ट होता है और प्रिंसिपल में तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ही नहीं, तो हमें पता नहीं. तो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट. Option B says he can refuse to sell the car because it was only invitation to offer, not the real offer. Chalo, this would be the one option. Now, option C says it was not a valid offer because willingness to enter into contract was absent. यहाँ पे willingness to enter into contract absent है. ये कहाँ से पता चलता है? क्या ये पता भी चलता है? तो देखो पहले तो क्या हो गया कि श्याम सुंदर ने उसको एक लेटर भेजा. अनुज ने श्याम सुंदर को एक लेटर भेजा. लेटर में क्या लिखा कि आप
विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयल्स कार, तो बोलना चाहता है कि आप मुझे अपनी कार सेल करना चाहते हो। टेलीग्राम में लोएस्ट प्राइस पे भेजना है, मतलब उसको बोला श्याम सुंदर को कि लोएस्ट कैश प्राइस भेज दो। श्याम सुंदर ने भी रिप्लाई दे दिया कि लोएस्ट प्राइस क्या है, 10 लाख रुपीज है। ठीक है, अनुज इमीडिएटली सेंड हिज अ कंसेंट थ्रू टेलीग्राम। कंसेंट भेज देना मतलब क्या, अनुज ने एक्सेप्टेंस भेज दिया कि मैं बाय करने के लिए रेडी हूं। बट क्या श्याम सुंदर के पास से कोई भी इस तरीके से ऑफर आया था? श्याम सुंदर ने तो सिर्फ प्राइस भेजा। बट यहां पे जो क्वेश्चन था वो क्या था कि विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार। अब ये बोलने के बाद जब आप क्रैश प्राइस भेज देते हो, मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर आप बेचना चाहते हो तो टेलीग्राम योर लोएस्ट क्रैश प्राइस, टेलीग्राम द लोएस्ट क्रैश प्राइस, ये जो है कंडीशनल ऑफर है। एक कंडीशन भेज दी और उसमें ऑफर कर दिया कि अगर आप ये एक्सेंट देना चाहते हो, मतलब अगर आपको एक्सेप्टेंस है तो अपनी कैश प्राइस जितनी भी है वो बोल दो। अब यहाँ पे श्याम सुंदर ने क्या कर दिया, अपनी प्राइस बोल दी। अब प्राइस बोल दी, दैट मीन्स व्हाट, यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। चलो, तो दैट मीन्स इट वाज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज ऑफ विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सेंट। ये गलत है, यहाँ पर विलिंगनेस तो था, तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड। नन ऑफ द अबव आएगा नहीं, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। So now next question number 2, principle क्या दिया देखो, ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ राइट टू पजेस। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पजेस, पजेस मतलब होल्ड करके रखना, अपने पास रखना। राइट टू यूज, राइट टू एलिनिएट, गाइस एलिनिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ओनरशिप को, पोजीशन को, या तो ओनरशिप या तो पोजीशन ट्रांसफर हो सकता है। द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, दूसरों को बाहर निकाल देना, उस राइट्स में से या फिर उस प्रॉपर्टी में से बाहर निकाल देना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन दी ओनरशिप। दिस सेल इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर ऑन सेल। मतलब क्या यहाँ पे बोला है, सेल कंप्लीट कब होता है, जब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है पूरी तरह फ्रॉम सेलर टू बायर ऑन सेल, ऑन सेल बोला है। नाउ फैक्ट देखो क्या है, ए सोल्ड इज अ कार टू बी After this, B requested A to keep the car in his care on behalf of B for 1 month. यहाँ पे देखो क्या बोला, A sold the car to B. A ने क्या किया, अपनी जो कार है B को सेल कर ली। चलो ठीक है। After this, B requested A. B ने रिक्वेस्ट किया A को क्या, to keep the car in his care on behalf of B. मतलब B बोलता है A को कि मेरी कार जो है, मतलब आपने जो मुझे कार बेची है उस कार को आप अपनी पास रखो और थोड़ा सा उसको संभालो। ठीक है, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए उसको संभालने के लिए दे दी। ए अग्रीड। चलो ठीक, अब आ जाए आगे। देखो ऑप्शन ए बोलता है द सेल ऑफ द कार इज कंप्लीट। चलो ठीक है। दूसरा, द सेल विल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। ओके। नेक्स्ट, सेल ऑफ द कार इज नॉट कंप्लीट। गाइस नॉट कंप्लीट बोलना गलत है। दूसरा, ऑप्शन डी सेज द सेल विल बी कंप्लीटेड व्हेन बी विल टेक डिलीवरी ऑफ द कार। देखो यहां पे क्या है, सोल्ड हिज अ कार, इतना बोला है। एंड प्रैक्टिकली और लीगली स्पीकिंग यहां पे प्रिंसिपल में क्या लिख के दिया, ऑन सेल, बेच दिया। यहां पे प्रिंसिपल में ये बोला है क्या कि उस चीज को डिलीवर करना होगा या फिर डिलीवरी देनी होगी। नो, दे आर नॉट सेइंग दैट कि डिलीवरी देनी होगी, डिलीवरी नहीं देनी होगी, ये सारा डिस्कशन वहां पे नहीं हो रहा है। सिंपल, तो डिलीवरी नहीं देनी है तो सिंपली यहां पर डिलीवरी की कोई कंडीशन भी नहीं। अगर कंडीशन नहीं है सो व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस, कंसीडर ही नहीं करेंगे। प्रिंसिपल में जो बोला है बस उसको ही ध्यान देना है गाइस, सिंपल रूल। बी में क्या बोला, द सेल विल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। नहीं, गलत, ये कंडीशन ही नहीं है 1 मंथ की, तो कंडीशन है नहीं, लीगल प्रिंसिपल दिया नहीं तो क्यों फॉलो करूं, नहीं होगा। ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Okay, question number 3, principle, when a person who has made a promise to another person to do something does not fulfill his promise। यहाँ पे क्या बोला है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को एक प्रॉमिस करता है to do something does not fulfill his promise, अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं करता, the other person becomes entitled to receive from the person who did not fulfill his promise compensation in form of money। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया, यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपेंसेशन। नाउ फैक्ट सेज एक्स मेड अ प्रॉमिस टू वाई टू रिपेयर हिज कार। एक्स ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है वाई को क्या करने के लिए कि भाई आपकी जो कार इंजन है वो मैं क्या कर दूंगा, रिपेयर करके दे दूंगा। चलो ठीक है। नाउ वाई मेड द पेमेंट फॉर रिपेयर, वाई ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया रिपेयर के लिए। अब इट मीन्स व्हाट कि पेमेंट कर दिया तो उसका मतलब सिंपल ये होता है कि जो कार का इंजन जो है वो रिपेयर कर दिया होगा एक्स ने।
आफ्टर द प्रिपेयर वाई वेंट फॉर अ ड्राइव इन दी कार, देखो बोल भी दिया यहाँ पर आफ्टर द रिपेयर, आफ्टर द रिपेयर मतलब रिपेयर कर दिया, अब रिपेयर कर दिया मतलब एक्स ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर लिया, तो प्रॉमिस फुलफिल कर लिया, दैट मींस वाई इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी कंपेंसेशन इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस. नाउ वाई वेंट फॉर अ ड्राइव इन द सेम कार व्हाइल ड्राइविंग द कार, वाई मेट विद एन एक्सीडेंट, वाई मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू bursting of tire, टायर बर्स्ट हो गए और वाई का एक्सीडेंट हो गया. नाउ इन दैट केस वाई वुड नॉट गेट एनी कंपेंसेशन. तो सिंपल आइडिया तो समझ में आ ही गया. अब देखो ऑप्शंस में क्या किया है, एक्स विल बी एंटाइटल, वाई विल बी एंटाइटल, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. सी सेज एक्स विल नॉट बी एंटाइटल, ओके एक्स विल नॉट बी एंटाइटल, भाई एक्स को क्यों कुछ देना है, एक्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज एक्स ने फुलफिल कर दिया प्रॉमिस, तो एक्स तो वैसे भी कोई क्लेमेंट नहीं बन सकता. एक्स गेट्स एलिमिनेटेड. ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज वाई इज द ओनर एंड उसको तो कोई कंपेंसेशन मिलेगा नहीं बिकॉज एक्स ने जो प्रॉमिस किया था कंप्लीट कर दिया. चलो ओके, मूविंग अहेड to the next question, but before that guys don't forget to subscribe the channel and don't forget to like this video and comment करना कैसे लग रहा है. चलो moving to the next question, question number 4. Principle given is here an agreement the term of which are not certain or capable of being made certain, मतलब which are not certain and also or not. यहाँ पे देखो और का मतलब यहाँ पे also भी होता है और भी होता है, तो यहाँ पर और का मतलब क्या है, तो एक तो सर्टन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दूसरा वो कैपेबल भी नहीं होना चाहिए कि वो सर्टन हो जाए. दैट मीन्स इट इज अनसर्टन, सिंपली इट इज अनसर्टन इन सिंपल वर्ड. अगर ये अनसर्टन है तो अनसर्टन होगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. गाइस तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वॉइड, एक होता है वैलिड एंड एक होता है वॉइडेबल. वॉइडेबल वुड बी एट दी वन पार्टीज ऑप्शन, वॉइड वुड बी एब इनिशियो, जहां पर शुरू होता है वहीं पे खत्म. Valid का मतलब it's a valid with the all the elements of the contract. Now facts what Sundar agreed to take Bhola's penthouse on a rent for 3 years. 3 year का rent agreement करना है, भोला का penthouse सुंदर ले लेगा at the rate of 12 lakh, at the rate of rupees 12 lakhs per annum provided the house was put to thorough repairs. Thorough repairs का मतलब complete renovation हो गया यहाँ पर. And the living rooms were decorated according to contemporary style. Contemporary style का मतलब है जो अभी running style होगी, जो modern time जो style होगी उसके accordingly आपको क्या करना है, decorate करना है. This is the condition. हाँ, ये condition contract हो गया. Now option A says there is no valid contract because it has vague and uncertain terms as the term present style may mean one thing to Sundar and another to Bhola. That is correct because if I say guys, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका जो है पेंट हाउस जो है रेंट पे लेने वाला हूँ, लेकिन आप क्या करो कि जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है लिविंग रूम को डेकोरेट कर देना. नाउ व्हाट यू विल थिंक, आपके लिए जो मॉडर्न टाइम में या फिर कंटेम्प्रेरी स्टाइल होगी दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट, और मेरे लिए जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल होगी वो प्रेफरेंस कुछ अलग हो सकता है. दैट इज पॉसिबिलिटी. अब ये तो अनसर्टन हो गया ना. नाउ यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो कंप्लीटली अनसर्टन है. ठीक है. सो नाउ फॉर एज ऑफ नाउ दिस इज अ प्रोबेबल आंसर. कंप्लीट. कम टू द बी. There is a valid contract. Valid contract, okay, because there is an offer from a Sundar and acceptance from a Bhola. Guys, यहाँ पर offer है, acceptance है, that is okay. But offer है ना acceptance है, but उसके अलावा और भी तो point है क्योंकि यहाँ पे conditional contract है. अगर condition contract है तो condition के regarding तो बात करनी होगी. So that would be just an opinion. अब ये भी तो है सिर्फ opinion, तो ये आंसर नहीं हो सकता. Now option C, it is voidable contract at the option of a Bhola. Guys, लॉ में जब प्रिंसिपल लीगल रीजनिंग होती है तो सिर्फ डिसीजन देके इनफ नहीं होता, हमें रीजन भी तो देना है. यहाँ पे रीजन अवेलेबल ही नहीं है, सीधा बोल दिया वॉइडेबल, और वो भी वॉइडेबल है, वॉइड भी नहीं. तो वॉइडेबल के बारे में तो हमें पता नहीं है बिकॉज प्रिंसिपल तो हमारा सीधा वॉइड के बारे में डिस्कस करता है. चलो सी को एलिमिनेट करो. कम टू द डी. There is a valid contract because all terms of contract are certain. कौन से certain मतलब कौन सी certain condition दी है, यहाँ पे तो कोई certainly information है ही नहीं. यहाँ पे तो simply इतना बोल दिया, जनरल बोल दिया, contemporary style. What exactly the contemporary style? कौन सी style, कौन से preference, पता नहीं. So now D gets eliminated. Option A your correct answer. चलो moving to the next question. Now principle. If party to contract agrees to it under the undue influence का मतलब गलत तरीके से. Now ऑफ एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस का गलत तरीके से मतलब होता है, बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक तरीके से ना यहाँ पर डोमिनेंसी होती है. डोमिनेंसी इन टर्म्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, कोई रिलेशन हो तो उसके अंडर आप उस रिलेशन का यूज करके करते हो. दूसरा प्रोफेशनल, इन प्रोफेशनल लाइफ, इन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर. सो यहाँ पर अपने रिलेशन का फायदा उठा के अगर हम किसी से कुछ भी करने के लिए उनको राजी करते हैं, उनसे वो एसेंट लेते हैं और उनसे वो कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस.
then the party under the undue influence may refuse to perform in accordance with the agreement. May refuse बोला है, shall नहीं बोला है. May refuse मतलब क्या? Now this is upon the party. It is a discretion of that other party to perform the agreement, perform the contract or not. वो discretion हो गया party का. Now come to the facts. A rich youngster became a member of a religious group and soon he was appointed by P, the head of group, as his personal secretary. A कौन है? Is the youngster. ठीक है, एक रिच यंगस्टर है. उसने क्या कर दिया? उसने ज्वाइन कर लिया एक रिलीजियस ग्रुप. अब इस रिलीजियस का ग्रुप का हेड कौन है? पी हेड है. ठीक है, अब पी ने इस ए को क्या कर लिया? अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया. सिंपल. नाउ एज पर द रूल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोशियल्स एंड स्टाफ, officials, all officials and staff of the group were supposed to stay in group's official premises itself. मतलब जो ग्रुप का ऑफिशियल प्रीमाइसेस है वहीं पे रहेंगे वो. Some days later, A was asked by P to execute a gift deed in favor of a P. यहाँ पर A ने क्या कर दिया? A को पूछा गया कि P ने क्या पूछा A को? To execute a gift deed in favor of P. एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करने बोला है in favor of P, in which it was mentioned. अब क्या होगा गिफ्ट डीड में? वो लिख के दे दिया that all immovable properties in his name. His name का मतलब जितने भी A के नाम पे है are being gifted to P. मतलब जितना भी ए के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा? लैंड होगा, कोई भी उसका फ्लैट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कोई अदर प्रॉपर्टी हो सकती है. तो ये सारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे कर, मतलब मेरे नाम पे कर दे, ए के नाम पे कर दे. ऐसा क्या हुआ? सॉरी, पी के नाम पे कर दे. ऐसे ए को बोल दिया पी ने. मतलब पी क्या कर रहा है? ए को सिंपली इतना बोल रहा है कि तेरी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे एज अ गिफ्ट कर दे. ठीक है. नाउ A was unwilling to execute the deed. A ready नहीं है. Unwilling का मतलब A is not desire to do so. चलो, but he was forcefully restrained by P and his bodyguards in a P's office and made A sign the gift deed. देखो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पर P को चाहिए थी वो प्रॉपर्टी, तो P ने क्या कर दिया? अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि यहाँ पे A को आने के लिए मना कर दो, रोक दो, उसको नहीं आने देना यहाँ पर. अब A ने क्या कर दिया? इस वजह से गिफ्ट डीड को साइन कर दिया. Soon after this, A left the group and refused to hand over the property as agreed to this gift deed. Is A's action valid? देखो गाइस, यहाँ पे पूछा है कि A ने क्या कर दिया? ग्रुप लेफ्ट कर दिया एंड P को रिफ्यूज कर दिया टू एंजॉय दैट गिवन प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी दी थी उसके राइट्स जो है इसको मैंने नहीं दिए, ये क्लेम करने के बाद उसने वो प्रॉपर्टी उसको एंजॉय करने नहीं दी. अब आते हैं ऑप्शंस पे. ऑप्शन ए सेज इट इज इलीगल फॉर रिलीजियस ग्रुप टू एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स मेंबर. देखो यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप के लिए क्या लीगल एंड इलीगल है वो तो हमें प्रिंसिपल में नहीं बताया, वो तो एलिमिनेट हो जाता है. Point B. Option B says A executed the deed under the compulsion and undue influence and was right in withdrawing from the contract. This would be the one of the answer. चलो, possible answer है, फिलहाल के लिए हमें पता नहीं बिकॉज C and D तो अभी भी कंसिडर करने हैं. चलो C पे आते हैं. As gift deed was executed by A, he cannot refuse. No, gift deed बाइंड नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पर क्या किया था? उसको रिस्ट्रेन किया था, फोर्सफुली रोका गया था बाय P एंड हिज बॉडीगार्ड टू एंटर इनटू द ऑफिस एंड फॉर दैट रीजन ए ने क्या किया था? वो साइन किया था. सो ही इज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस और ही इज अंडर दैट कंपल्शन कि उसको साइन करना पड़ा. सो दैट्स द रीजन यहाँ पे एज अ गिफ्ट डिड वाज एग्जीक्यूटेड बोलना तो गलत हो गया क्योंकि वो फोर्सफुली करवा के लिया था. चलो C be eliminate. Option D says as a gift is also a contract, the consent of A was not obtained by P while executing the deed. यहाँ पे क्या बोला है? As gift is also a contract and the consent of A was not obtained by P. Not obtained by P बोलना तो यहाँ पे गलत है. कंसेंट तो उसने लिया बट वो कैसे लिया? फोर्सफुली लिया, अंडर द undue influence. He used the pressure, he used the compulsion to make him sign that gift deed. तो that the reason कि यहाँ पे ये बोलना कि उसका A का कंसेंट नहीं था ये गलत है. कंसेंट तो था बट फोर्सफुली था with using undue influence था. Option D gets eliminated and by default your answer should be what? B. A executed the deed under the compulsion and undue influence and was right in withdrawing from the contract.
Okay, now moving to the sixth question. Principle क्या दिया देखो. A contract would be invalid and unlawful if the contract is for any immoral and illegal purpose. अगर immoral है and illegal purpose, guys यहाँ पे ध्यान देना, immoral बोला गया है, so now you can consider a morality, but in the purview of legal provision, not in the sense of humanity. Humanity की perspective से moral duty नहीं पकड़ोगे. यहाँ पे immorality कहाँ पर होगी? सिर्फ within a contract. वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके रिगार्डिंग ही मॉरलिटी एंड इमोरलिटी कंसीडर करनी है. चलो फैक्ट्स. पी वॉज अ यंग एंड हेल्पलेस विडो. चलो हेल्पलेस विडो है, लिविंग ऑन अ पेवमेंट. आर अ नीबर गेव हर हाउस, रजिस्टर्ड इन हर नेम ऑन कंडीशन, कंडीशन है मतलब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया यहां पर, दैट शी शुड अलाउ आर टू कीप स्मगल्ड गुड्स एंड ड्रग्स इन हर हाउस. देखो यहाँ पे स्मगलिंग चालू है, मतलब आर स्मगलिंग करता है, स्मगलर है. अब ये स्मगलिंग किया हुआ जितना भी यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स है, वो क्या करनी है कि पी को अपने घर में रखना है जो आर ने उसको दिया हुआ है. ये कंडीशन था अग्रीमेंट का. आफ्टर रजिस्ट्रेशन वॉज डन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट, आर्स एजेंट went to keep some packets in her house. अब यहाँ पे as per the condition क्या हुआ कि P को जो है रूम दे दिया गया और R ने क्या किया, उसके एजेंट्स भेज दिए जितना भी स्मगल्ड गुड्स था वो उसके रूम पर रखने के लिए. She refused, but what happened is कि P ने क्या कर दिया, refused कर दिया. R told her the condition under which house was given to her. She still refused. Is P justified in her action? Basically on the prima facie saying yes, P is justified because यहाँ पे principle क्या बोलता है, it is immoral and illegal, and yes smuggling is immoral and illegal also, so that the reason कि यहाँ पर P is justified. अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है. चलो come to the option A. As R was making a contract for illegal activities, P stands is valid in the law. यहाँ पे क्या बोला है, as R was making a contract for illegal activities, and that's the truth. ये तो truth है, fact के according and principle के according this is the truth. तो ये तो करेक्ट हो सकता है. तो ऑप्शन ए तो इज करेक्ट, बट नाउ वी हैव टू कंसीडर बी एंड सी एंड डी. चलो देखते. नाउ आर कैन टेक बैक द हाउस बाय कैंसलिंग द ट्रांसफर डेट. नो, दिस इज नॉट द ये एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल को तो कंसिडर नहीं किया जा रहा है. कंप्लीटली रॉन्ग. ऑप्शन सी सेज P is not justified as she did not have a right to deny the R's request. यहाँ पे P के पास ऐसा कोई राइट नहीं कि वो डिनाई कर सकती है, ऐसा तो प्रिंसिपल में कुछ नहीं कहा. एंड ऑन द सेकंड पार्ट P एक तो डिनाई कर सकती है या फिर एक तो एक्सेप्ट कर सकती है. तो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बाय डिफॉल्ट डिनाई करेगी, दैट मींस P हैज डिनाइड. तो अब यहाँ पे राइट का तो सवाल ही नहीं आता. ऑप्शन सी गेट्स कैंसल्ड. P is a right as she did not like a smuggled goods to kept in her house. अब ये तो मतलब फीलिंग वाली बात हो गई कि भाई P को पसंद है कि नहीं पसंद, तो गलत हो जाएगा. यहाँ को P को पसंद हो या ना पसंद हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे बात करनी है लीगल प्रिंसिपल पे, तो सिंपली P को पसंद हो नहीं हो उसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है. तो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेटेड एंड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड गाइज, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो सो गाइज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो. क्या आपको सीखने मिल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. कमिंग टू द प्रिंसिपल, mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into contract is not a fraud. क्या बोला है कि mere silence, एक साइलेंस, mere silence मतलब क्या, साइलेंट रहना, as to the facts likely to affect the decision. एक ऐसा साइलेंस फैक्ट के रिगार्डिंग जो कि आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, सामने वाले पर्सन के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है. टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड, इज नॉट अ फ्रॉड बोला है. देखो ध्यान दो, बेसिकली एंड लीगल प्रिंसिपल अगर बात करूं तो ये फ्रॉड हो सकता है, लीगली ये फ्रॉड हो सकता है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल नेगेटिव दिया है. नाउ डोंट गेट इनटू दैट राइट प्रिंसिपल, वो राइट प्रिंसिपल वाले की बात यहाँ पे मत करना. यहाँ पे जो प्रिंसिपल जैसा है उसको वैसे ही अप्लाई करो. बोला है इज नॉट फ्रॉड, देन इट इज नॉट फ्रॉड. मॉरली फिर वो फ्रॉड हो तो भी वो अलग बात, वो फॉलो नहीं करना होगा आपको. चलो कमिंग टू द फैक्ट, ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज अ माइनर. ए ने क्या कर दिया, ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज अ माइनर. मतलब देखो बी कौन है, ए की डॉटर है, ठीक है, एज डॉटर हु इज अ माइनर. अब बी माइनर भी है. अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड. ए को पता है कि वो क्या है, अनसाउंड है. ए सेल्स टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड. ठीक है, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स. बी इज अ माइनर गाइस, बी जो है वो क्या है, माइनर है.
ए ने क्या कर दिया, बी को सेल कर दिया। क्या सेल किया, हॉर्स सेल किया, हु इज अनसाउंड, एंड ए नोज अबाउट दिस, सो ए इज अ कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हॉर्स इज अ अनसाउंड। बट ये फैक्ट पता होना और उसके रिगार्डिंग ए का साइलेंस रखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रिंसिपल सेज दैट कि भाई ये तो फ्रॉड है ही नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं है, तो सिंपली मतलब ए ने फ्रॉड तो किया ही नहीं यहां पर। चलो कम टू द ऑप्शंस। ए हैज कमिटेड फ्रॉड, नो। ए हैज कमिटेड नो फ्रॉड वुड बी द राइट आंसर, बट आगे जाके देखते हैं सी एंड डी। देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ फादर एंड डॉटर। गाइस यहाँ पे ये फादर है, डॉटर है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता, प्रिंसिपल नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस रिलेशन, सो ऑप्शन गेट्स एलिमिनेट। नाउ ऑप्शन डी सेज द डॉटर डिड नॉट आस्क, देयरफॉर द फादर डिड नॉट टेल, हेंस नो फ्रॉड। नो, ये भी गलत है, सिंपल ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके गाइस, दिस मच ऑफ दिस वीडियो। सो हियर यू अंडरस्टूड कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रोबेबली एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपको अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन द लीगल रीजनिंग आपको एमएससीटी लॉ के अंडर मिल सकते हैं। सो गाइज अकॉर्डिंगली आप अपनी जो स्टडीज़ है, उस अपनी जो प्रिपरेशन है वो रखो, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो। प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस्ड हुए और एंसिलरी टू दैट प्रिंसिपल अदर प्रोविजंस भी है, तो उन प्रोविजंस पे ध्यान दो। ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करूँ तो वॉइड, वैलिड, नॉन वॉइडेबल, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक डेफिनेशंस है तो उन डेफिनेशन पे फोकस करो। डेफिनेशन का पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको थरली याद रखना। प्रपोजल हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, कोई भी जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, वो हर एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में प्रिंसिपल में देखने मिलती है। और उस डेफिनेशन को क्यों याद रखना है, बिकॉज वो डेफिनेशन जो है कभी भी नेगेटिव लिख के आएगी या फिर पॉजिटिव लिख के आएगी। अब आपको लीगल प्रिंसिपल में, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया है उसको वैसे ही फॉलो करना है। अल्दो कॉन्ट्रैक्ट में वो कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो रीड क्यों करना है, बिकॉज यू शुड नो दिस कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली क्या बोला है और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सो दैट रीजन आपको उसकी स्टडी करनी है। बट while solving the legal reasoning आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल दिया उसको फॉलो करना है। ओके, सो गाइज इफ यू वांट टू जॉइन अ क्रैश कोर्स, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ preparation with us, you can directly visit to our center which are in Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, and Pune is coming soon. And if you are not Mumbai based, you can directly join our live classes. So guys, if you like the video, please like the video and share the video, subscribe the channel and press that bell icon to get notified of our videos. Thank you guys.